फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानियों में। और आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ अपनी पिछली कहानी तुम्हारी माँ मेरे घर नहीं रह सकती का दूसरा भाग। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि किस तरह से सरला की माँ उसके पिता के बाद अपने घर में बिल्कुल बेगानी सी होकर रह गई थी। जब पिताजी की मृत्यु हुई उसके बाद सरला के पति ने उसके मकान में अपना हिस्सा भी मांग लिया। इस तरह सरला की माँ के मकान के 3 हिस्से हो गए, 2 उसके भाइयों को मिले और 1 उसको अर्थात उसके पति को। लेकिन मकान का हिस्सा लेने के कारण सरला का अपने मायके से जैसे रिश्ता ही टूट गया, क्योंकि जैसे ही हिस्से की बात निकली उसके भाइयों ने उससे बात करना भी बंद कर दिया। और सरला कभी कभी अपनी माँ का हाल चाल पूछ लेती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसको अपने पति पर भी गुस्सा था, जिन्होंने इस तरह से हिस्सा मांगकर उसे अपने मायके वालों के आगे शर्मिंदा कर दिया था। फिर एक दिन उसे अपने घर के पड़ोस से फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसने अपने पति किशोर को कहा कि मैं अपनी माँ को अपने घर रखना चाहती हूँ। इस पर किशोर ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब सरला ने पूरी बात बताई तो किशोर उसकी माँ के घर उनको मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। वहाँ जाकर माँ की जो हालत देखी वह बताने लायक न थी। माँ भरी दोपहर में भी एक पुरानी सी साड़ी में लिपटी हुई बरामदे में चारपाई पर पड़ी थी। वह बहुत कमज़ोर दिख रही थी। सरला की भाभियों ने उन्हें आते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी स्वागत नहीं किया, ना ही चाय पानी पूछा। तब तक सबसे ऊपर की मंजिल से प्रॉपर्टी डीलर उतर कर आया और किशोर को बोला कि आपके लिए 2 कमरे ठीक करवा दिए हैं। माँ की ऐसी हालत न थी कि वह सीढ़ियाँ चढ़कर जा सकें। बड़ी मुश्किल से किशोर और सरला ने सहारा देकर उन्हें ऊपर पहुंचाया। वहां उन्हें आराम से एक बिस्तर पर लिटाया। फिर किशोर डॉक्टर को बुलाने चले गए। डॉक्टर ने आकर मां को दवा दी। सरला यह सब व्यवस्था देखकर हैरान थी। इस पर किशोर ने उसे बताया कि वहां आसपास कई नए कॉलेज खुले थे और पढ़ने वाले बच्चों को रहने के लिए कमरे चाहिए थे। ऊपर की मंजिल इसी हिसाब से बनवाई गई है और बच्चों के लिए खाना बनाने वाली भी रखी है, जो उनके लिए सारा टाइम खाना तैयार रखती है। अब किशोर ने सरला को आड़े हाथों लिया। जब मैं तुमसे बार बार पूछता था कि माँ के क्या हाल चाल हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ माँ को कोई नहीं पूछता। शाम तक सरला के भाई भी अपने अपने काम से वापस आ गए थे। उन्हें उनकी पत्नियों ने सरला के आने के बारे में बताया। ऊपरी तौर पर वह सरला और किशोर से मिलने ऊपर आए। इतने में किशोर अपनी सासू माँ के हाथों में बैंक के कुछ कागजात पकड़ाते हुए बोल रहे थे, यह माताजी आपकी संपत्ति है। जब से यह मकान मैंने लिया है तब से अब तक का इस पर हुआ सारा खर्च और किराया सबका हिसाब किताब है, और इसके मुताबिक जितना भी पैसा बचा वह सब मैंने आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है। तकरीबन 4.5 लाख रुपए हैं। मुझे पहले पता होता आपकी ऐसी हालत है तो मैं पहले आ जाता। यह सब देखकर सरला आश्चर्यचकित थी। उसे तो पता ही नहीं था कि किशोर सब कुछ उसकी माँ के नाम रख रहा है। यह सब देखकर सरला के भाइयों को अपने ऊपर बहुत शर्म आई और उन्होंने अपनी माँ के चरणों में अपना सिर रख दिया और उनसे अपने व्यवहार की माफ़ी मांगी। उन्होंने माँ से अपने घर चलने को कहा। इस पर किशोर ने कहा, अभी नहीं भाई साहब, अभी माँ की ऐसी हालत नहीं है। माँ के पास पैसे आते ही जैसे सबके रंग ढंग बदल गए। सरला और किशोर वहाँ 3-4 दिन माँ के पास रहे, जब तक उनका बुखार पूरी तरह ठीक ना हो गया। इतने दिनों बारी बारी से दोनों भाई भाभियाँ वहाँ आते रहे और बार बार इसरार करके माँ को खाना भी खिलाते रहे, दवाई भी देते रहे। यह सब पैसे की माया थी। अब माँ के पास पैसा जो आ गया था, जिन बच्चों को भाभियाँ माँ से मिलने ना देती थी, अब बहाने बहाने से माँ के पास भेज दी। जब वापस जाने का वक्त आया तो किशोर ने माँ से कहा, माँ जी, यह घर भी आपका है और दिल्ली में भी आप ही का घर है। आपका जब मन करे आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको खुद लेने आऊँगा। मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे भी आपकी सेवा का मौका मिलेगा। माँ ने किशोर का माथा चूम लिया और कहा, तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। सरला अभी भी सब कुछ बड़ी हैरानी से देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को खाने पर जब सब इकट्ठे हुए तो सरला के भाइयों ने सरला को माँ को समझाने को कहा कि वह उनके साथ नीचे आकर रहे। इस पर किशोर ने कहा, यह माँ की मर्जी होगी, वह जहाँ चाहें वहाँ रह सकती हैं। माँ ने ऊपर रहना ही उचित समझा। वहाँ आसपास पढ़ने वाले बच्चे उन्हें मौसी मौसी कहकर सम्मान दे रहे थे। वापस आते हुए किशोर ने सरला को बताया किस तरह उसके पिताजी की मृत्यु के बाद दोनों भाई मकान को बेचना चाहते थे,
ताकि अपना अपना हिस्सा ले सके। उनके इस लालची स्वभाव को किशोर ने परख लिया था और वह जान गया था कि अपना हिस्सा लेने के बाद वह माँ को उचित सम्मान से नहीं रखेंगे। इसलिए उसने सरला के हिस्से की बात की थी, वरना उसे इस मकान या पैसे में कोई लालच न था। इसलिए उसने मकान किराए पर दे दिया और सारा पैसा माँ के नाम बैंक में जमा कराने लगा। फिर किशोर ने कहा, मैं इसीलिए तुमसे बार बार माँ का हालचाल पूछता था। मुझे तुम्हारे भाइयों की नीयत पर शुरू से शक था। अब माँ वहाँ अब सम्मान के साथ रहेंगी और पैसे के लालच में तुम्हारी भाभियाँ भी उनका पूरा ध्यान रखेंगी। वैसे तो वह हमारे यहाँ भी आकर रह सकती थी, लेकिन तुम बड़े लोगों की विचारधारा अच्छे से नहीं जानते। उनके लिए यह उनकी बेटी का घर ही रहता। तुम जानती तो हो, पहले जब भी पिताजी हमारे घर आते थे, सुबह आते ही शाम को वापस जाना चाहते थे कि बेटी के घर में नहीं रुक सकता। मेरा कितना समझाने पर भी वह कभी कभी रात को रुकते थे। इस पर भी माँ बार बार फ़ोन करती रहती थी कि बेटी के घर नहीं रुकना चाहिए। हालांकि मैं इन बातों को नहीं मानता, परंतु यहाँ आकर रहने पर उनका सम्मान आड़े आता। मैं चाहता था कि वह अपने घर परिवार में सबके साथ पूरे सम्मान के साथ रहें। अब तुम पहले जैसे मत करना और थोड़े थोड़े टाइम में उनका हालचाल पूछती रहा करो, उनसे मिलने भी जाया करो। सरला ने अपने पति के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और सोचने लगी, मैं इनको कितना गलत समझती रही। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये होगी मेरी आने वाली कहानी।